मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे बारे में ये फैसला करेंगे। दाजी की बात सुनकर वो भड़क उठा और दाजी को इसके रिएक्शन का अंदाजा था। सो इत्मीनान से इसका चेहरा देखते रहे। क्या तुम्हें अपने दाजी पर भरोसा नहीं है? भरोसा है दाजी, लेकिन मैं इसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आप जानते हैं मुझ में और इस लड़की में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। सुर्ख चेहरे के साथ उसने बात को चबा चबा कर दाजी के दिमाग में उंडेलना चाहा ताकि वो समझ जाए कि वो कभी भी इस रिश्ते पर राजी नहीं होगा। लेकिन जैसे वो ये सब कुछ पहले जानते हुए ठान कर बैठे थे। आराम से बैठो और मेरी बात सुनो। अपने खूबरू शहजादे पोते का सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा देखकर वो हल्का सा मुस्कुराए। आपको मजाक सोच रहा है? मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। दाजी, खुदा का वास्ता है, मुझसे अगर कोई दुश्मनी पालनी है तो बाद में पाल लीजिएगा। मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको। इसकी नॉन स्टॉप चलती हुई जबान को दाजी की कड़ी नजरों ने ब्रेक लगाई। मेहरू बहुत अच्छी लड़की है तुम्हारे लिए, इससे बेहतरीन इंतखाब कोई हो ही नहीं सकता। और इसे सर झुकाते हुए अपना सर थाम लिया था। और ऐसा आपको क्यों लगता है कि इसके अलावा मैं किसी को मुंतखब नहीं कर सकता? बदू बदू सवालों जवाबात कर रहा था। किसी सूरत भी वो इनकी मर्जी को अपने ऊपर हावी होता हुआ नहीं देख सकता था। अगर तुम मेरी बात को तस्लीम नहीं करोगे तो मैं कभी भी तुम्हें जायदाद में हिस्सेदार नहीं बनाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और वो बदकते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है, यानी आपको लगता है कि मैं जायदाद के लालच में आकर आपकी अनपढ़ और जाहिल नवासी को अपना लूंगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। 2 दिन पहले वो लंदन से वापस लौटा और आज शाम इसके सामने दाजी ने जो ख्वाहिश रखी वो तो मर कर भी पूरी नहीं कर सकता था। को जाकर इनके सामने हामी भर लेना या अपनी रजामंदी जाहिर कर देना। इफ्तिखार साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे वो इनका खून है और इनका पोता है। जिद में वो कभी भी इनसे नहीं जीत सकते थे। सो इसके लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही कोई रास्ता निकाल सकते थे। इन्होंने नरमी से इसके हाथ को पकड़कर अपने पास बैठा दिया था और इससे अपना हाथ इनके हाथ पर जमाते हुए इस पर लब रख दिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस लड़की की और मेरी जिंदगी बर्बाद मत करें। वो इल्तिजा कर रहा था। इससे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो लड़की इनके घर आई क्यों। अच्छा खासा वो अपने धदियाल में रहा करती, बाप का अच्छा खासा कारोबार था, वेल सेटल लोग थे, और अब इसके दादा को बेटी की मोहब्बत तड़पाते हुए ये फैसला करने पर मजबूर करके कि अपनी नवासी को अपने घर लेकर आए, और अब वो इस घर में इसे मुस्तकिल रखना चाह रहे थे। मैं कभी भी इस मासूम लड़की को दुनिया के हवाले नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता है, मुझ पर यकीन रखें। मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। वो इन्हें कायल करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। दुनिया में अगर वो किसी की बात नहीं टाल सकता था तो वो इफ्तिखार साहब थे, और आज वो इनकी बात भी टाले बैठा। इन्होंने नरमी से साइड टेबल पर पड़े हुए चश्मे और किताब को उठा लिया। चश्मे को आंखों पर चढ़ाते इन्होंने अपनी तवज्जो किताब की जानिब मबजूल कर दी थी। जैसा कि इनका फैसला अटल हो और अब इस फैसले से वापस हटने का वो सोच भी नहीं सकते थे। पूरे 5 साल के बाद वो सिर्फ 2 दिन पहले ही हवेली लौटा और अभी तक तो इसने हवेली वालों से भी कोई खास मुलाकात नहीं की। दोस्तों की आमद, मुबारकबाद का शोर इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक दिन सफर की थकावट उतरी, दूसरे दिन दोस्तों से मुलाकात, और इस शाम ही इसके सर पर वो बम फोड़ दिया गया जो किसी भी तरह इसे बर्दाश्त नहीं। पैर पटकते हुए वो उठकर इनके कमरे से बाहर निकल आया। कुछ महीनों से इसकी माँ इस बात पर अटकी हुई थी कि वो हर हाल में वापस आकर अपनी खालाजाद नूर को अपनाए, और पिछले 2 दिन से नूर भी बार बार साय की तरह इसके साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इसने नूर के नंबर को ब्लॉक कर रखा था और बाद में टालते हुए मुलाकात के सिलसिले को मुलतवी कर रखा था, लेकिन इस लड़की को बेचैन नहीं था। इसे तो वो किसी न किसी तरह झेल लेता, लेकिन अब ये लड़की मेहरू जो इसके सर पर मुसल्लत हो रही थी, इसका क्या करना था? इसे किस कोने में डालना था? ये बात इसे शदीद अजियत में मुब्तला कर रही थी। दादी के कमरे से निकलने के बाद इसने सख्ती से दीवार पर मुक्का दे मारा। हाथ में होने वाले दर्द का भी इसे एहसास नहीं हुआ। मगर अभी जिंदगी कितनी हसीन होती है। अपनी मर्जी से अपना हर फैसला कर लो, और एक मशरकी फैमिलियां जो हमेशा अपने बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करती हैं और फिर इनकी सारी राहों को मुख्फिल कर देती हैं। सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठकर इसने अपने माथे को मसला। दानियाल इब्राहिम पूरे खानदान का ऐसा लड़का जिस पर हर लड़की की नजर टिकी हुई थी। वो भूरी आंखों और सुर्खो सफेद रंगत वाला खूबरू शहजादा जिसके लिए हर एक दिल धड़कने पर मजबूर हो जाता। इसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब। अपने शहर का कामयाब बिजनेसमैन, एजुकेटेड शख्स जो बासानी सबको संभाल सकता था। वो भला इस लड़की को अपना सकता था जो इसके सामने कुछ भी नहीं थी, बस जमीन पर रेंगती हुई एक चूंटी जिसे जमाने के असूलों जवाबत की भी जांच पड़ताल नहीं थी।
मेहरू का वजूद इसके लिए बिल्कुल ही नकारा था। वो इस घर में थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने आज तक ना इस पर तवज्जो दी, ना इसके सिलसिले में कोई बात की। हता के यहाँ आने के बाद भी इसने बस एक झलक इसकी देखी थी और इसके बाद वो इसे नजर ही नहीं आई। दाजी भला ऐसी सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मशरकी उसूलों में लिपटी हुई डब्बू सी लड़की जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर ना चल पाए। अभी वो इसी कश्मकश में मुब्तला था कि नईमा बेगम इसके पास आकर बैठ गई। इन्होंने नरमी से इसके कंधे को छुआ। तब होश में आते हुए इसने पलट कर अपनी माँ को देखा था। क्यों परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? वो मेकअप में लिपटे हुए चेहरे के साथ इसे देखते हुए हल्की सी फिक्रमंद थी। कुछ नहीं मॉम, बस परेशान हूँ थोड़ा सा। इसने दोबारा अपना सर सोफे की पुष्ट से टिका लिया। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी परेशानी है। इन्होंने बात करते हुए अपने बैग को खंगालना शुरू कर दिया। जाहिर था वो कहीं जाने के लिए तैयार है और अब यहाँ बैठी रस्मी सी इसके साथ गुफ्तगू कर रही है। आप जानते हैं कि दादी मेहरू के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी खुद बेयकीनी का शिकार हो, जैसे कि वो अपनी माँ को बताकर इसे भी बेयकीनी का शिकार करवाना चाहता हो। इसके लिए ऐसी खबर थी जिसने इसे बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। और ऐसे नेमा बेगम का भी मुंह खुले का खुला रह गया। पागल हो गए आपू, लिसन टू मी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम जानते हो कि मैंने नूर के साथ, और इसने अपना हाथ अपने माथे पर दे मारा। प्लीज मॉम, छोड़े इस बात को। मैं ना ही नूर में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मेहरू में इंटरेस्टेड हूँ। मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से गुजारूंगा और आज के बाद आप दोनों लड़कियों में से किसी का तस्करा मेरे सामने नहीं करेंगी। सख्ती से इसके सामने अपनी बात दोहराकर वो उठते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया। बहुत बड़ी गलती कर दी इसने वापस आकर। इसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इस वक्त वो शदीद गुस्से में मुब्तला था। वो 28 साला भरपूर जवान मर्द का बस नहीं चल रहा था कि एक कमरे की हर चीज को तहस नहस कर दे। वो लड़की जिसकी वो शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, इसकी जिंदगी में शामिल हो रही थी और ये एक नाकाबिले बर्दाश्त लम्हा था। गुस्से में कुड़ते हुए नईमा बेगम तो उठकर चली गई थी। वैसे भी वो एक पार्टी में जाने वाली थी और घरेलू मामलात में उलझकर अपनी सोशल लाइफ पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी। ये सारे मामलात वो बाद में आकर देख लेती, लेकिन इस वक्त बाहर जाना जरूरी था। शाम तक वो अपने कमरे में रहा। अपने अंदर की घुटन को इसने सिगरेट सुलगाकर खत्म किया। कुछ देर इसने जोहेब से बात की और इससे अभी इस मामले के मुतालिक बताया, और जोहेब की हंसी तो रुकने में नहीं आ रही थी। कितना अच्छा लगेगा जब तुम्हारे साथ एक डब्बू सी कमजोर सी सांवली सलोनी लड़की बैठी होगी। कसम से मजा आ जाएगा। इसे बड़ी सी गाली से नवाजते हुए इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी ताकि वो अपने कमरे में ही रहा। इस वक्त वो लैपटॉप पर बैठा था। संजीदा आंखें, सख्ती से एक दूसरे में पिवस्त लब और माथे पर बिखरे हुए बाल। जब कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, मुलाजमा ने कमरे में दाखिल होते हुए इससे खाने के मुतालिक पूछा था, लेकिन इसने नफी में सर हिलाते हुए इसे जाने का इशारा कर दिया। वो जाने के लिए पलटी थी जब इसने आहिस्तगी से इसे रुकने के लिए कहा और वो पलटकर सवालिया नजरों से इस मगरूर से शख्स का चेहरा देखती हुई सर झुका गई। ऐसा करो, मेरे लिए कॉफी कमरे में भिजवा दो और मेहरू से कहना कि मेरे लिए कॉफी वो लेकर आए। इस घर में आने के बाद वो शायद पहली मर्तबा इसे अपने आमने सामने देखना चाहता था। इसके नाम को भी पहली बार इसने अपनी जुबान से दोहराते हुए अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहा था। जी मेहरू बीबी। लेकिन वो तो कमरे में, और अभी मुलाजमा की बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब इसने धारते हुए रोक दिया। जाओ, जितना कहा है उतना ही करो। मेहरू से कहो मेरे लिए कॉफी बनाकर मेरे कमरे में लेकर आए। इस लड़की के रूबरू आकर वो इससे जानना चाहता था, इसे देखना चाहता था कि आखिर इसे कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं जो इफ्तिखार साहब अपने शहजादे पोते को, जिसके लाड उठाते वो थकते नहीं थे, इनके सामने वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही बिहेव करता और वो भी इसके सारे नाज नखरे उठा लेते। और आज इस शहजादे की सारी ख्वाहिशात पसे पुश डालते हुए वो इस लड़की को फोके दे रहे थे। वो बेताबी से इसका इंतजार कर रहा था। उंगलियां और नसें अभी भी लैपटॉप पर गर्दिश कर रही थी जब कुछ ही देर के बाद कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दस्तक के साथ चूड़ियों की खनक ने इसे बेजार किया। इसने चौंकते हुए सर उठाया। कमरे में मौजूद खामोशी को इसकी संजीदा आवाज तोड़ गई। आ जाओ मेहरू। और कमरे का दरवाजा खुला। 23 साला मासूम सी लड़की जिसने स्याह शलवार कमीज जिसमें बड़े बड़े गुलाबी फूल बने हुए थे और सर पर बिल्कुल ऐसे ही दुपट्टा ले रखा था, इसके चेहरे से मासूमियत साफ टपक रही थी। सफेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, खामोश लब और चेहरे के अतराफ में फैली हुई लटें। अपने सफेद हाथों से कॉफी का कप था। वो अंदर दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम। इसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए इसे सलाम किया, बिल्कुल वही खुशदिली जो इसकी शख्सियत का खासा थी।
लेकिन वो शख्स शायद इसके मासूम चेहरे और नर्म मुलायम लहजे की बजाय अब इस बात पर लटका हुआ था जो मेहरू के चेहरे को देखकर बार बार इसके जहन में गर्दिश कर रही थी। लैपटॉप साइड पर रखते हुए वो बिस्तर से नीचे उतर आया, जबकि वो साइड टेबल पर इसके लिए कॉफी रखने के लिए झुकी थी। इसने बाजू को जोर से दबोचते हुए से जान खींच लिया। तो तुम हो मेहरू? अब इसके चेहरे का जायजा ले रहा था और इसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो इसकी नजरों को चौंक जाने पर मजबूर कर रहा था। इस शख्स की तेज नजरों का असर था और सख्त गिरफ्त जो वो बौखला कर इसे देखती अपनी पलकें झुका गई। इसकी आंखों में हैरत उतर आई। जी लेकिन सवाली नजरों से इसे देखती वो हल्का सा लड़खड़ाते हुए लहजे के साथ कहती, इस वक्त इसे अपने सामने जहर लगी। इसने सख्ती से इसका मुंह दबोच लिया। अपनी इसी मासूमियत के जाल में तुमने मेरे दाजी को फंसाया है कि वो मुझे कायल करे हैं कि मैं तुमसे शादी करूं, तुम जैसी अनपढ़ लड़की से। सीरियसली मेहरू? वो कुछ लम्हे इसका चेहरा देखती रही। चेहरे पर मौजूद एतमाद जो वो सजाकर कमरे में दाखिल हुई थी वो उड़नछू हो गया। इसने नरमी से अपने बाजों को इसकी गिरफ्त से आजाद करवाते हुए 2 कदमों की दूरी इख्तियार कर ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैं ये सब चाहती हूँ। अपने सर को झुकाकर अपने एक हाथ से अपने बाजू दबाते वो जैसे इसे अंदाजा लगवाना चाह रही थी कि वो इसकी पकड़ से तकलीफ में मुब्तला हुई है। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तुम इस हवेली में आई हो। और इसने सर उठाकर ना आंखों से इसे देखा था। आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी तस्लील करें। बेमकसद ही इसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई और इसके चेहरे के बिगड़ते हुए तासुरात पर वो मजीद सीखा हुआ था। यानी तुम अब मेरे सामने जुबान भी चलाओगी? तुमने मुझे देखा है कभी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल हो कि मेरे मद्दे मुकाबिल चल पाओ? कितनी तालीम है तुम्हारी? अब वो मजीद एक कदम बढ़ाकर इसके करीब हुआ था और बेख्तियार ही वो पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसे नफी में सर हिलाते हुए मनमना कर कहा था और वह तंजिया मुस्कुराते हुए इसे देखता रह गया। हालांकि तुम्हें कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। बेहतर है कि दाजी को खुद ही इनकार कर देना, वरना अगर बात मुझ पर डाली गई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इस शख्स के साथ पहली मुलाकात का तजर्बा ही ऐसा था जिससे वो आसानी से फरामोश नहीं कर सकती थी। कौन शख्स था ये आखिर? इसका मिजाज कैसा था? वो जैसे कि समझ रही थी कि मगरबी अंदाज़ तवार ने इसे बदल कर रख दिया होगा। वो जिसके बारे में बात करते हुए वो खुद से भी शर्माने लगी थी, वो इसके बारे में ऐसे अंदाज से लगाए बैठा था। बामुश्किल इसके कमरे से बाहर निकलते हुए इसने खुद पर कंट्रोल रखा और बाहर निकलते इसकी हसीन आंखें छलकते हुए इसके रुखसारों को भिगो गई। या अल्लाह, दिल ने हल्की सी सरगोशी की थी और चुपचाप पलटते हुए वो अपने कमरे में चली गई। इस हवेली में आते हुए इसे कभी अंदाजा नहीं हुआ था कि वो कभी इन लोगों के लिए बोझ बन जाएगी। ऐसी सोच जिससे वो अपने सर से झटक कर अपने कंधों से उतार फेंकना चाहते हो। और आज इस शख्स का रवैया चीख चीख कर बता रहा था कि वो इन सब के लिए कुछ भी नहीं है। वो यहाँ अपने नानों के घर आई थी, इनके नानों का घर था, इसकी माँ का हिस्सा था यहाँ पर, जो इसके नानों ने इसके नाम पर मुंतकिल कर दिया था। नईमा बेगम इसके साथ लिया दिया सा अंदाज तो रखती थी, लेकिन किंजा का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था और यहाँ आने के बाद वो बहुत खुश और मुतमईन थी। लेकिन तब तक जब तक इस शख्स की आमद इस हवेली में नहीं हुई। ठंडी ठार कॉफी को बास्केट में उंडेलते इसने कप खींचते हुए दीवार पर दे मारा। आज तक इसने कभी किसी के साथ इस अंदाज में बात नहीं की थी, लेकिन इस लड़की की जाहलियत ने इसे मजबूर कर दिया कि वो इसे खड़ी खड़ी सुना दे। वो मासूम थी, हसीन थी, लेकिन हुस्न ही सब कुछ नहीं होता। मेकअप से आ रही ऐसा चेहरा जिस पर नजर पड़े तो फिर इसी पर टिकी रहे, जिस पर से नजरें हटाना इतना आसान नहीं था। ऐसे लगा था सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो सुबह मामूल के मुताबिक अपनी रूटीन वर्क में मसरूफ हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो कुछ इस पर मुसलत हो चुका है वो इसकी सोच से ज्यादा मजबूत है। इससे वो कभी भी अपना दामन नहीं छुड़ा सकता था। ठीक 2-3 दिनों के बाद दोबारा से अपने कमरे में तलब करते हुए इसे और नईमा बेगम के साथ जुबैर साहब से बात करके इनकी मर्जी के मुतालिक जानना चाहते थे। वो बस इनका चेहरा देखता रह गया। जुबैर साहब आज से 7 साल पहले कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए, जिसमें इनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई और इसलिए वो एक अरसे से व्हील चेयर पर थे। पहले इनके लिए केयर टेकर मौजूद थी, लेकिन अब इनकी भांजी ने आकर केयर टेकर की छुट्टी करवा दी। वो ज्यादातर वक्त इनके साथ गुजारती और अब इनके आने से इन्हें जो तसल्ली मिली थी वो नाकाबिले बयान थी। अपनी आजादी को तस्लीम करते हुए इनका साथ छोड़ दिया जब वो इस मुसीबत का शिकार हुए। इनके मामूल में कोई फर्क नहीं आया। वही पार्टीज, वही लेट आना, वही दोस्तियां और वही मशागिल। वो ऐसी औरत थी जिन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब था, अपनी अयाशियों पर वो कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी। और ये बात थी कि जुबैर साहब दिन ब दिन अंदर से तन्हा और खोखले होते जा रहे थे।
حویلی کا سارا نظام افتخار صاحب کے ہاتھ میں تھا. ان کے دوسرے بیٹے ناصر صاحب اس فیملی سے الگ ہو کر اپنے پورشن میں آباد تھے. ان کی 2 جڑواں بیٹیاں عدیلہ اور ستارہ اور ان کی اہلیہ سارا بیگم کے ساتھ ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی. اس حویلی کا اکلوتا وارث واحد شہزادہ وہی خوبرو شخص تھا جو بات کرتے ہوئے اپنی انا کو اپنے ماتھے پر بٹھائے رکھتا. داجی کی بات کو سنتے ہوئے اسے ایک بار پھر اس لڑکی پر غصہ آیا. میں آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں اور انہوں نے تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور میں بھی تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تم سب لوگ جا سکتے ہو. میں صبح ہی وکیل صاحب کو بلوا لوں گا. اور نعیمہ بیگم تو فوراً ہی چھوٹتے انکار کرنے لگی. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے بیٹے کا ہے اور آپ ناانصافیوں پر اتر رہے ہیں ابو جان. میرا جو بھی فیصلہ تھا میں کہہ چکا ہوں. اب اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ بحث اور مباحثے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا دانیال، آج کے بعد تم اس حویلی کے فرزند ہو، زبیر ابراہیم کے بیٹے ہو، لیکن تمہاری داجی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور اس نے تڑپتے ہوئے ان کی طرف دیکھا. وہ واحد ہستی تھے جن کے بغیر وہ کبھی نہیں رہ سکتا تھا. اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو تھام کر ان کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا. داجی پلیز، آپ جانتے ہیں میں یہ نہیں کر پاؤں گا. پہلی بار افتخار صاحب کے چہرے پر گہرا دکھ تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا. وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی پشت پر ہاتھ باندھ کر اس نے زمین کو دیکھا تھا. اپنی آنکھوں کو میچتے ہوئے اس نے اپنا فیصلہ لمحے بھر میں بدل لیا. مجھے منظور ہے، اسی ہفتے آپ کو میرا نکاح اور رخصتی رکھ دیں. میں مہرو کو اپنانے کے لیے تیار ہوں. اور پھر دیکھے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گیا. افتخار صاحب جذبیت سے مسکرا دیے. انہیں یقین تھا وہ کبھی بھی ان کا کہنا نہیں ٹالے گا. وہ دنیا میں سارے خسارے برداشت کر سکتا ہے لیکن داجی کی ناراضگی نہیں. وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے لاڈلے پوتے پر اپنی مرضی تو مسلط کر دی ہے، لیکن انہیں یقین تھا اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی خوبصورت انتخاب نہیں ہوگا. وہ حسین سا بے پرواہ دلہا محفل جان بنا ہوا تھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن سنجیدگی سے ٹپکتا ہوا روپ اس سے اور بھی دلکش بنا رہا تھا. آج اسے اس روپ میں دیکھ کر نہ جانے کتنوں کے دل ٹوٹے تھے. نہ جانے کتنوں نے رشک بھری نظروں کو اس کے چہرے پر جما دیا تھا. نعیمہ بیگم دل سے خوش اور مطمئن تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ نکاح نامے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ان کے بیٹے کے نام منتقل ہو جائے گا. اور یہ کچھ بڑی جیت نہیں تھی. خان گروپ آف انڈسٹری کا اکلوتا وارث دانیال ابراہیم خان. انا اس کے چہرے سے لپکی مسکرا رہی تھی. اچھی دیر کے بعد وہ سٹیج پر لائی گئی. پیچ کلر کی کامدار گراری سے سجی وہ نہ جانے کتنوں کے لیے مرکز نگاہ بنی تھی. چہرے پر جالی دار گھونگھٹ گرایا ہوا تھا جس پر واضح نام دانیال کا تھا. اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا. اس وقت کے لیے اس نے نہ جانے کیا کیا سپنے سجا کر رکھے تھے. دانیال ابراہیم کی بیوی، کیا اسے ایسا ہونا چاہیے؟ وہ دیر تک اس آتی ہوئی لڑکی کو دیکھتا رہا جس کے چہرے کا گھونگھٹ اس کے چہرے کو واضح نہیں کر رہا تھا. اس کا سفید ہاتھ داجی کی گرفت میں تھا تو دوسری طرف سے اسے احسن صاحب نے خود تھام رکھا تھا. مہر احسن دل میں نہ جانے کتنے وسوسے تھے. چہرہ میک اپ کی تہ میں چھپا ہوا، چہرہ نہ جانے فکر کی لکیروں سے کس قدر بھرا ہوا تھا. اس گھر میں آنے کے بعد اگر اس نے کوئی حسین سپنا سجایا تھا تو وہ دانیال ابراہیم کا نہ تھا. حالانکہ 5 سال پہلے بیرون ملک چلے جانے والے ماموں زاد سے آج تک نہ ہی اس کی کوئی بات ہوئی اور نہ ہی ملاقات. لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس گھر میں آنے کے بعد بار بار اس کا تذکرہ سن کر، داجی کی خواہش کو سن کر اس کا دل کیوں ایک لمحے میں بسیج گیا. وہ اس کا کمرہ اپنے ہاتھوں سے سجانے لگی تھی. دیوار پر لگی اس کی کداور تصویر کو گھنٹوں دیکھتی رہتی اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا یہ عکس صرف اس کی روح سے وابستہ تھا. پھولوں سے سجے ہوئے سٹیج پر وہ ایک جانب بٹھا دی گئی. درمیان میں ایک نازک سا پردہ لہرا رہا تھا. قاضی صاحب کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے. اس نے دھڑکتے ہوئے دل کو گویا مٹھی میں تھام لیا. مہر احسن دختر احسن رضا، آپ کا نکاح 10 لاکھ حق مہر دانیال ابراہیم ولد ابراہیم افتخار سے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے. اس سے رضامندی جانی جا رہی تھی اور دوسرا شخص مسترب سا پہلو بدل گیا. اس نے ایک بار سنا تھا، دوسری بار قاضی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے. نرمی سے اس کے باپ نے اس کے ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ان کا شفیق سایہ اس کے ساتھ کھڑا تھا. اس نے قبول کر لیا. دانیال ابراہیم کو اپنے شریک حیات کے طور پر قبول کر لیا. وہ ہمسفر جو نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھا تھا، وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے رہ گئے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا اور پھر اس کی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر جم گئی. ایک عرصہ ہوا مغربی حسن سے وابستہ رہا. نہ جانے اس نے کتنے حسین چہرے دیکھے تھے، نہ جانے کتنے چہروں کو خود کے سامنے بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آج تک اس نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا جسے دیکھنے کے بعد نظر ہٹانا مشکل ہو جائے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا. نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے، اسے اندازہ نہیں ہوا.
लबों से बामुश्किल इसकी आंखें हटती, इसके चेहरे का तवाफ करती, इसके हसीन गर्दन पर जमी, और फिर इसने इस लड़की के हसीन लबों को मुस्कुराते हुए देखा। वो चौंक कर दूर हटा अपनी बेख्तियारी पर। न जाने कितनी देर वो खुद को किस तरह उसके पहलू में बैठी थी, लेकिन इसने दोबारा एक गलती नहीं की। दोबारा नजरें फेर कर इसके चेहरा देखने की जसारत वो नहीं कर सकता था। कुछ ही देर के बाद इसे दुआओं के संग रुखसत करके दानियाल इब्राहिम के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा क्या था, गोया किसी महल का शानदार अक्स जिसे सुर्ख गुलाबों से मुजय्यन कर दिया गया। हर तरफ से बिखरी हुई खुशबू इसके दिल को मुस्तरब कर रही थी। अपनी भीगी हथेलियों को एक दूसरे में पेवस्त किए वो मुंतजिर नजरों से इस शख्स के लिए बैठी थी, जो कुछ देर के बाद कमरे में आकर न जाने इसके साथ क्या करने वाला था। दिल बेताब बस धड़कता जा रहा था, और धड़कते हुए दिल के साथ इसने अपने लबों को तर करके खुद को नॉर्मल रखा। वो कमरे में दाखिल हुआ, न जाने कितनी देर लगा कर आया। किंजा दरवाजे पर खड़ी नेक के इंतजार में थी। वो जब तक इससे बातचीत करता रहा, वो खुद को नॉर्मल करती रही। चेहरा बेमकसदी सुर्खियों से घुलने लगा था, और कुछ देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। सारी खुशबुएं जैसे पलट कर इसका इंतजार करने लगी। सारे रंगों ने जैसे इसे खुश आमदीद कहने के लिए खुद को मजीद हसीन बना लिया था। वो पलकें उठाकर इस शानदार से शख्स को देखती अपनी पलकें झुका गई, जो वो सीधा कमरे में दाखिल होने के बाद अपने वार्डरोब की जाने बढ़ा। अपने कपड़े निकालने के बाद इसने पलट कर इससे देखा। यहाँ दुल्हन बनकर बैठने से बेहतर है कि जाकर चेंज करो और सो जाओ। मुझसे कोई भी उम्मीद वाबस्ता मत रखना। तुमने मुझे हासिल तो कर लिया, लेकिन याद रखना, मैं वो चांद हूं जिसकी ख्वाहिश की जा सकती है, जिसके करीब भी पहुंचा जाए, लेकिन इसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुमने चांद तो पा लिया, लेकिन सारी जिंदगी इसे चांदनी से महरूम रहोगी, जिसकी ख्वाहिश तुम्हें चांद के करीब लेकर गई थी। उफ, वो शख्स और इसकी मगरूरी से लिपटी हुई बातें। आहिस्तगी से लबों को दबाकर वो मुबहम सा मुस्कुराए, और इस समय इस शख्स ने चौंक कर इसकी मुस्कुराहट को देखा था। वो हसीन लग रही थी, और वो दिल पर न जाने कितने पहरे बिछाए हुए था। भरपूर जवानी और जायज हक में मौजूद बीवी, न जाने दिल किस किस ख्वाहिश पर इसे बेचैन करके खड़ा था। लेकिन खुद पर काबू पाते हुए वो इसके जाने बढ़ा और इसके चेहरे को दबोच कर अपनी तरफ मोड़ दिया। ये मत समझना कि अपने हसीन चेहरे के साथ तुम मुझे अपनी जानिब रागिब कर लोगी, मुमकिन ही नहीं। तुम जैसी मामूली लड़कियां सिर्फ अपने हुस्न का जादू फेंक सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं इन दिल फेंक मर्दों में से नहीं हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात जारी रखता, इसने नरमी से अपना हाथ उठाकर अपनी मखरूती उंगलियों को इसके लबों पर जमा दिया था। बस खान साहब, बस भी करें। मैंने मान लिया कि आप मेरे हुस्न से घायल होने वाले नहीं हैं। मैंने तस्लीम कर लिया कि आप चांद हैं और मैं जमीन। नरमी और हिम्मत से इसे देखते हुए वो उसकी बात तो टोक गई, लेकिन अपने दिल बेकाबू हो जा रहा था। और याद रखना, इसे भूलने की जसारत भी मत करना। इसकी गर्दन पर अपनी तेज सांसों की खुशबुएं छोड़ता वो पलटते हुए इसे दूर हुआ। इसने हुक्म सादर कर दिया था वो बिस्तर छोड़ दे, और चुपचाप वो चेंज करके सोफे पर लेट गई। यहाँ नींद आराम दो हालत में नहीं आनी थी, लेकिन अब ये इसका मुकद्दर था, जिसे इसने खुद तस्लीम किया था। रोने धोने का कोई फायदा नहीं था, ये सारी बातें वो पहले सोच चुकी थी। रात के किसी पैर इसकी आंख लगी, जबकि वो शख्स तो सोते गहरी गहरी सांसें लेकर बावर करवा चुका था कि वो गहरी नींद में है। हालांकि दोनों एक दूसरे की मौजूदगी की वजह से अच्छा खासा डिस्टर्ब थे। अगली सुबह फजर के बाद ही वो बेदार होकर मामूल के मुताबिक नीचे चली आई। मुलाजमा के साथ मिलकर वो हल्के फुल्के काम काज संभाल रही थी। ये सच था कि यहाँ इसे काम करने के लिए फोर्स तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी नईमा बेगम की बातों से बचने के लिए और अपनी खुददारी के लिए वो घर के काम काज देख लिया करती। नाश्ते के मुतालिक छानबीन करने के बाद वो सबसे पहले दादी के कमरे में आ गई। सबसे पहले वो इन्हें दुआएं दिया करती और इसके बाद इनकी गरम गरम चाय। माशाल्लाह, मेरी बेटी आज भी इतनी जल्दी बेदार हो गई। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो मेरी जान। इन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा तो वो मुस्कुराते हुए इनके करीब बैठ गई। आपने दवा ले ली मेरे बगैर? नसीन मुझे भी दवा देकर गई, और वैसे भी अब अपने नानों की दवा के बजाय तुम्हें नानों के पोते पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो जुबान का थोड़ा सा तेज है, लेकिन दिल का हरगिज बुरा नहीं है। वही बात जो हजारों मर्तबा इससे दोहरा चुके थे। मैं जानती हूँ नानो, आपको कहने की जरूरत नहीं है। इससे मुस्कुराते हुए कह तो दिया था, लेकिन वो देर तक इसके चेहरे पर वो बिखरे हुए फीके रंग देखते रहे जो आज इन्हें होने चाहिए थे। और फिर इन्होंने नरमी से इसका हाथ थाम लिया था। इसे मोहब्बत से संवारना है। मोहब्बत की पहली सीढ़ी तजस्सुस, दिलचस्पी, पसंदीदगी, और इसके बाद आदत। आदत ही मोहब्बत को जन्म देती है मेरी जान। वो बस इनका चेहरा देखती रही थी। आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना? बस मुझ पर और अल्लाह पर भरोसा रखें, जो भी होगा ठीक ही होगा। हाँ, बस साथ साथ आपको अपने पोते की कान खींचते रहना होंगे। आखिरी बात करते हुए वो मुबहम सा मुस्कुराई, और वो भी इसकी शरारत पर हंसती है। इसने लाइट पर्पल कलर के हसीन जोड़े का इंतखाब किया, जिसमें हल्के मेकअप के साथ
वो इसके दिल के तारों को छू सकती थी। नईमा बेगम ने भी मुंह बनाते हुए सलाम का जवाब ले लिया था। तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि अपने शौहर के साथ नीचे उतरो। इन्होंने कुर्सी संभालते ही गहरा तंज किया और वो हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं जानती थी कि शौहरे नामदार को तैयार होने में देर है। सो नीचे के मामला दिखने चली आई। कोई बात नहीं, अगली बार इनके साथ ही नीचे आ जाऊंगी। किंजा चुपचाप नाश्ता कर रही थी जब वो मसरूफ था। सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। हर एक ने इसे हैरान होकर देखा था। आज भी वो ऑफिस के हुलिये में जा रहा था। वो तैयार था, यानी वो ऑफिस जाने का इरादा रखता था, और दाजी ने एक नजर देखा इसकी आंखों से ही दाजी को मुतमईन कर दिया था। सो वो बहस लगाने के बजाय चुपचाप खाना खाते रहे। हिसके बैठते वो इसके साथ ही कुर्सी संभाल कर बैठ गई। चाहे वो जाहिर ना भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पास बैठी हुई लड़की इस पर अच्छा खासा असरअंदाज हो रही थी, जिसे वो जितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, नसें बार बार भटक कर इतना ही इसके करीब जा रही थी। इसका बात करने का अंदाज, इसका फुर्ती से काम करना, महारत से मुस्कुराते हुए जवाब देना, इसकी शख्सियत में बहुत कुछ था जो इसके लिए तजस्सुस का बायस था। और इफ्तिखार साहब ने कहा था कि तजस्सुस मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। इसे इस तजस्सुस को दिलचस्पी में बदलना था। दाखिली दरवाजे से हील की टक टक के साथ ही नूरअंदाज दाखिल हुई। मेकअप से लदा हुआ चेहरा, बेबाक सा लिबास, हाथ पे बैग उठाए वो मुस्कुराए हुए चेहरे, आगे बढ़ती और सबको सलाम करने के बाद मुस्कुराती। नईमा बेगम की गाल से गाल जोड़ते इसने पलट कर दानियाल को देखा। लेट्स गो दानी। और दानियाल के साथ बैठी लड़की के तासुरात में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। नूर ने आगे बढ़ते हुए बेबाकी से दानियाल के कंधे पर हाथ रखा था, और अगर कोई और इस वक्त होता तो वो सख्ती से इसे देखती, यहीं खड़े खड़े वार कर देता कि आज के बाद इसके करीब आने की जरूरत नहीं। लेकिन अब सिर्फ इस लड़की को जलाने के लिए, सबसे नीचे दिखाने के लिए वो खुद ही कॉल करके नूर को बुला चुका था। नैपकिन से अपने हाथ साफ करते हुए वो उठ खड़ा हुआ। ओके बाबा, खुदा हाफिज दाजी। और साथ ही न जाने की नखियों से इसने इस लड़की को देखा था, जो यूं खा रही थी जैसे इर्द गिर्द को अच्छी ना रहा हो। चौंकते हुए वो न जाने कितनी देर इसे देखता रहा, और फिर नूर का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। बाहर जाते इसने नूर से कहा, सख्ती से झटक दिया, अगर मैंने तुम्हें उंगली दिखाई है तो मेरा बाजू नोचने की कोशिश मत करो। नूर मुंह बनाते हुए दोबारा इसके करीब होने लगी। उसकी सारी आदत को बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी। इसे नीचे दिखाने के लिए, इसे बावर करवाने के लिए कि वो इसका नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन अगर वो रोती पिटती, इसके सामने अपने तासुरात सख्त कर लेती, या फिर कोई संजीदा जवाब देती, तो वो जानती थी कि वो बार बार यही करता रहेगा। वो यूं बैठी रही जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इस शाम एक बार फिर वो इसका सबर आजमाने के लिए नूर के साथ ही वापस आया था। नूर इसके साथ खिलखिलाती हुई दाखिली दरवाजे से अंदर हुई। वो लाउंज में बैठी दादी के साथ चाय पी रही थी। ये क्या तरीका अपना लिया दानियाल ने। दादी को कोफ्त होने लगी। अब इसने रिलैक्स रहना है, ना इनकी तरफ तवज्जो देनी है, और ना ही इस बात पर दानियाल की सरजनिश करनी है। प्लीज नानो। अपनी आंखों को छोटा करते हुए इसने इफ्तिखार साहब को बजाहिर तो संजीदगी से कहा था, लेकिन मुस्कुराते हुए यूं जाहिर कर रही थी जैसे वो किसी और बात को दिलचस्पी से बयान कर रही। ऐसे और अंदर आने वाले शख्स ने बाखूबी इसके तासुरात का जायजा लिया था। अपना कप वापस रखते हुए दाजी उठ खड़े हुए अपने कमरे में चले गए और वहीं सोफे पर इसके सामने बैठ गए। नूर तो इसके साथ मुकम्मल चिपके जा रही थी, जबकि इन दोनों को इग्नोर करते हुए इसने मोबाइल पर स्क्रोलिंग शुरू कर दी। हालांकि नूर इसकी बाहों में थी और इसके बेहद करीब, लेकिन फिर भी इसकी सारी तवज्जो सामने बैठी हुई लड़की की तरफ थी। चेहरे के इतराफ में गिरती दो हसीन लटें, हसीन गुलाबी लब और चेहरा बेहद नर्म, मुलायम, मुतमईन, जैसे इसे कोई फर्क ना पड़ा। वो सामने किसके साथ बैठा है, क्या कर रहा है। कुछ देर गुजरने के बाद वो इसी इत्मीनान के साथ उठी और डायरेक्ट इसकी आंखों में देखा। कॉफी बना दूं आपके लिए। इसने नूर को यकसर ही नजरअंदाज कर दिया। कॉफी पीकर आए हैं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी लड़की को कॉफी की क्वालिटीज का भी मालूम होगा। जवाब नूर की तरफ से आया था। इसने पलटते हुए मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखा। हालांकि आप जैसी पढ़ी हुई और बाशऊर लड़कियों को इतना मालूम होना चाहिए कि मियाँ बीवी के दरमियान मुदाखलत नहीं करते, लिहाजा अगली बार ख्याल रखना। एक नरम सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उछालते और इसके चेहरे को सुर्ख करते ही पलट गई, और साथ बैठे हुए शख्स ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया। वो चुपचाप वापस पलट गई। वो जब तक गायब नहीं हुई तब तक वो इसकी पुष्ट को देखता रहा, और फिर नूर की जाने मतवज्जो हुआ। चलो निकलो अब घर, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। और नूर पैर पटकते हुए उससे तंबी नजरों से देखती हुई वहां से चली गई। जेलस थी तुम नूर से। इस आईने के सामने बॉल्स और जाते हुए देखकर वो तेजी से इससे अपनी जानिब मोड़ चुका था। वह आबशार जिससे गिरते हुए बाल इसे हवास बाख्ता कर दिल शिद्दत से मचला था कि वो इस लड़की के हसीन बालों को अपनी उंगलियों से
गुजारते हुए इन्हें महसूस करके इसकी खुशबू को अपने वजूद में उतारे, लेकिन बात इन्हें देखते हुए नसें फिर गया। नहीं, मैं क्यों होंगी किसी से भी जेलस, और जेलस होने वाली क्या बात थी भला? उल्टा सवाल करती इसे बेचैन कर रही थी। इस वक्त वो इसके इस कदर करीब खड़ा था कि इसके हवासों पर सवार हो रहा था। सुर्ख चेहरे के साथ दूर कदम हटाती इसे दूर जाने लगी, जब इसने कमर से थाम कर इसे अपने करीब कर लिया था, इतना करीब कि वो बेतहाशा इसके सीने से लगी। यू नो आई हेट यू, इसे देखते हुए वो सरगोशी में कह गया, और अपने लबों को तार करती वो बेचैनी से पीछे हटी। जी, इसका क्या मतलब है? इसने आंखों में मुकम्मल ना समझी के पहरे बिठा रखे थे, और वो जी भर के बदमजा हुआ। यानी कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जाने क्यों इसे देखते हुए नहीं लगता था कि वो इतनी अनपढ़ है, लेकिन इसकी बातें, या अल्लाह, वो किस मुसीबत में फंस चुका था। इस हसीन बीवी चाहिए थी, और ये लड़की हसीन और अनपढ़ थी। इसके मायार के साथ कभी मैच नहीं हो सकती थी। कोई बात नहीं, आप मुझसे नफरत करते हैं तो करते रहे। मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगी कि आपको लबजू हो जाए। इसने आंखें पटपटाते हुए मुस्कुरा कर कहा, और वो फटी नजरों से इसे देखते रह गया। सीरियसली, लबजू? तफ है तुम पर और तुम्हारे लबजू पर। इसका बस नहीं चला कि इस लड़की को खींचते हुए दीवार में दे मारे। इसके हसीन लबों से ऐसे अल्फाज इसे अजियत में मुब्तला कर रहे थे। कितनी अजीब बात थी कि वो इतनी कॉमन सेंस भी नहीं रखती थी। तुम्हारा बाप बैरूने मुल्क में रहा है, लेकिन अपनी बेटी को वो ठीक से तरबियत नहीं कर पाया। कभी तुम्हें अपने साथ लेकर जाता, आला तालीम दिलवा देता, बड़े लोगों के साथ उठता बैठता होता, तो आज तुम इस तरह ना होती। तुम्हें दूसरों के हवाले करके दूसरों के सर पर अजियत डाल दी है। इन्होंने इसे धकेलते हुए दूर करके वो वहीं तंज करता इसे अजियत में मुब्तला कर गया, और वो डुबडुबाती हुई नजरों से इसे देखती रह गई। कहा जाता है कि किसी किताब को सरवट के देख कर इसके बारे में अंदाजा न लगाएं कि वो कैसी होगी। हो सकता है वो ऐसी हो जिसकी एक एक सतर आपको जिंदगी बदल दे। नाम आंखों से इसे कहती वो चुपचाप वहीं छोड़कर वापस चली गई। अगले चंद दिनों तक दानियाल का रवैया इसके साथ ऐसा रहा, वैसे ही खिंचा खिंचा सा रवैया, अजीब सा अंदाज, लेकिन फिर भी वो इसके सारे कामकाज कर लिया करती। इसने महसूस किया था कि इसका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। और फिर इसे याद आया कि नईमा बेगम ने ही इसे बताया था कि वो किंजा की पसंद के कपड़े पहनती, हालांकि उसने किंजा को कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं देखा था। एहसन साहब की सारी फैमिली गांव में रहती थी, इसलिए इसे लगा था कि शायद वो भी गांव में पली बड़ी है, इसलिए इसके अंदाज और तरबियत, तालीम, सब कुछ गांव वालों के जैसा है, बिल्कुल मामूली। आहिस्ता आहिस्ता नोट करता जा रहा था कि वो इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल साबित हो रही है। इसके कपड़ों से लेकर इसके कमरे की सेटिंग, खाना पीना, दानियाल के सारे टाइम टेबल को सेट करते हुए वो इसकी हर बात पर पूरा उतरती। इस रोज दाची के कहने पर इसे बाहर घुमाने के लिए ले गया था। दिल तो इसका अपना भी था, लेकिन अब अन्ना का क्या करता। सो उसके करीब आकर जैसे नरमी से यही कहा था कि दाची के कहने पर ही तो मैं लेकर जा रहा हूँ, तैयार हो जाओ। ब्लैक कलर की फ्रॉक में वो हसीन लग रही थी। इसके दूधिया बाजू बार बार इसकी तवज्जो खींच रहे थे। ब्लैक चूड़ीदार पजामे के नीचे सफेद पैरों में चमकती हुई हील, बालों में कर्ल डाले वो दिलकशी से इसके करीब आकर बैठी तो किसी हवा के झोंके की तरह इसके जहन पर सवार रही। वो जितनी देर इसके करीब बैठी रही, इसकी धड़कनें बेतरतीब होती रही। क्या कभी पहले भी तुम घूमने आई हो यहाँ, जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ? ये इसी बात का आगाज था। इसने चौंकते हुए इस शख्स को देखा। इसे मालूम था वो बात करना चाह रहा है। आई हूं, लेकिन ये सब पहले इतना खूबसूरत नहीं था। और वो हैरत से इसे देखता रहा। क्यों? दिल ने एक हार्ट बीट मिस की थी, यानी वो सबसे खूबसूरत लग रहा था क्योंकि आज वो इसके हमराही में था, इसलिए क्योंकि इसमें काफी तब्दीलियां आ गई थी। इस रेस्टोरेंट में पहले भी बाबा के साथ आई थी। जानबूझकर बात घुमाते हुए वो इसके चेहरे की फीकी रंगत को देखती रही। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। दिल अब 100% इस इत्मीनान में था कि वो इसके करीब होता जा रहा है। तुम पागल हो, वो सर झटकते हुए कह गया, और इसने दिल में दोहरा दिया, हाँ, आपकी मोहब्बत में हो भी सकती हूँ। गाड़ी सड़क पर रुकवाते हुए वो गोलगप्पे खाने के लिए उतरी, और वो गाड़ी में बैठा इसे देखता रहा। आप नहीं खाएंगे? इसने बस नफी में सर हिला दिया। मुझे बहुत कोफ्त होती है ऐसे जाहलाना हरकतों से। वो चेहरे पर बेजारी सजाए हुए था, जबकि वो मजे से चटखारे लेकर इस पर एक गोलगप्पा मुंह में रखती जा रही थी। न जाने क्यों इसे देखकर ही इसके मुंह में पानी भर आया। एक गोलगप्पा लेकर वो इसकी जाने बढ़ी थी। खा लें, बस थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ेगा। और न जाने क्या सोचते इसने मुंह खोला, और मेहर ने पूरा गोलगप्पा इसके मुंह में रख दिया था। खट्टे पानी और मिर्च की वजह से इसके चेहरे की रंगत लम्हे भर में सुर्ख हो गई। बड़ी मुश्किल से इसने वो निगला। ये सब जितना देखने में मजेदार लग रहा था, इतना था नहीं। इतना तो तय था कि अगली बार वो कभी भी इसे अपने सामने न जहरीला पानी नहीं खाने दे सकता था। क्या मिलता तुम्हें ये खट्टा और बदमजा पानी पीकर? वो अब वापसी के लिए गाड़ी मोड़ चुका था।
अपने एक हर एक को कुछ ना कुछ लेना है, लेकिन गोल गप्पों को कुछ नहीं कहना। मेरे फेवरेट फूड है, ये जितने भी स्पाइसी हो मैं इतना एंजॉय करती हूँ। वो हैरत से इसे देखता रहा। ये वही लड़की थी जो कल लव यू को लवजू कह रही थी। वो पहले भी अक्सर देखा करता वो दानाल के सामने बात करते हुए और अंदाज अपना लेती। हालांकि औरों के साथ कभी बात करते हुए पकड़ी जाती, वो निहायत बेहतरीन तरीके से बात कर रही होती। वो बेराता न जाने कितनी देर से देखता रहा और फिर गाड़ी को जबरदस्ती ब्रेक लगाकर इसके जानिब मोड़ा था। इसकी गर्दन में हाथ डालते हुए इसे अपने करीब खींचकर वो पहली बार इसके लबों पर बेतहाशा झुकता चला गया। पहला लम्स जो वो एक दूसरे का महसूस कर रहे थे। दिल बेराता धड़कता रहा और वो लड़की साकित होकर बस फटी फटी नजरों से इस शख्स को देखती रही जो बहकते हुए इसे समेट रहा था। तुम अपने नशे से मुझ पर हमलावर होती जा रही हो। तुम नहीं जानती कि तुम मेरी दिलचस्पी बन चुकी हो और मैं इसे खुलकर अपने सामने रखते हुए खत्म कर देना चाहता हूँ, ताकि मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए दिलचस्पी भरी है वो खत्म हो जाए और फिर मुझे तुम्हारे करीब ना आना पड़े। वो बस सरगोशियाने लहजे में कहता इससे बेताब कर गया। इसे उस कमरे में आने के बाद इसके बाजू को मोड़कर पुष्ट पर टिकाते हुए वो इसके चेहरे पर झुका। क्या लड़की हो तुम? आखिर क्या चाहती हो मुझसे? और इसने नरमी से इसकी आंखों में देखा था। अब से आपको चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसने झुकते हुए इसे अपने बाजू में भर लिया। और अगर मुझे हासिल कर लिया तो फिर? इसे अपने बेड पर सामने लटाते हुए वो अपना सवाल दोहरा गया। तो इसके बाद भी सिर्फ आपकी तलब रहेगी? तुम जानती हो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। इसे दूसरा सवाल दागा। अगर आप मुझे पसंद ना करते तो मेरे इतना करीब ना होते। मेरी धड़कनें इस वक्त आपके सीने में धड़क रही हैं। मेरी सांसें मचलती हुई आपको बेताब कर रही हैं और मैं कितना करीब लाना चाहती हूँ आपको। बस इतना ही। इसने झुकते हुए एक बार फिर इसके लबों पर गुस्ताखी की। वो बेतहाशा सुर्ख हो गए। और मैं इससे भी ज्यादा तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, इतना करीब कि तुम्हारी रूह मेरी रूह में पेवस्त हो जाए। बेताब और बेकरार सा शख्स न जाने कितनी बार खुद पर पहरे बैठाए था, आज वो इस लड़की के सामने हार रहा था जिसके सामने ना हारने की कसम खाई थी। और आज वो इसे अपनी बेताबी जाहिर कर रहा था, इसे समेट रहा था जिसके करीब आना भी वो मायूब समझता था। किस लिए? सिर्फ मुआशरे के बनाए हुए इस मयार की वजह से जो इसके जहन में भर दिया गया था। इसके लबों से इसकी गर्दन ताकत आते हुए वो इस सफर कितनी बेताबी में तय कर चुका था, सिर्फ वो जानती थी। और वो शख्स, आप जानते हैं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसने कह दिया और वो इसके चेहरे को थामते अपने करीब कर गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुमने सिर्फ मेरा होना चाहिए। वादा करो कि सिर्फ मेरी रहोगी। पहली बार इसकी जुबान से जो कुछ निकला था इससे मालूम हो गया कि इसे अपनी मेहनत का फल मिल चुका है। इसे इस सब्र का फल मिल चुका है जो इसने किया। नानू ने ठीक कहा था कि इनका पोता मोहब्बत करना चाहता है। मोहब्बत में मुबतला शख्स के दिल को बदल कर वो इसकी रूह पर गालिब आने वाली थी। वो लड़की जिसे वो अपने करीब नहीं भटकने देता था, आज इसे अपनी जान से लगाए हुए था। क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? वो नरमी से धड़कते हुए दिल से पूछती चली गई। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुमसे मोहब्बत है या नहीं मैं इस बारे में नहीं जानता। इसने इत्मीनान से अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो उससे मोहब्बत करता था या नहीं, लेकिन फिर भी वो इसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द था जिसके साथ वो कभी भी किसी भी राह पर चल सकती थी। इसकी तरबियत में शामिल नहीं था कि सिर्फ नफरत ही की जाए। अगली सुबह वो बेदार हुई थी तो इसके बाजू में बिखरी हुई थी। मुकाबिल ने इसे बड़ी सख्ती से अपने साथ लगाए हुए नरमी से अपने वजूद को इससे आजाद करने लगा जब इसने खींचते हुए इसे अपने करीब करके इसकी गर्दन में मुंह छुपाया था। आज शाम मेरे कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं, तैयार रहना। सब लोग कब से जिद लगाए बैठे थे कि वो भाभी से मिलना चाहते हैं। वो नरमी से पलटते हुए इसका चेहरा देखने लगी। और फिर इतने दिनों से क्यों नहीं मिलने आए? इसने कह दिया। वो सुर्ख आंखें खोलकर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि पहले मैं ये चाहता था कि पहले मैं खुद तुमसे मुलाकात करूं। आंख का एक कोना दबाते हुए वो शरारत से कहकर इसे सुर कर गया और अपने लबों को दांतों में दबाए वो इसके करीब से उठने लगी थी। जब इसने पुश से थाम कर इसे अपने ऊपर गिरा लिया। मुझे अच्छा लगता है जब तुम हया में लिपट कर मेरे सामने पलकें झुका लेती हो, जब आहिस्तगी से मुस्कुराती तो मुझे मखमूर कर देती हो। यकीन करो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अब नरमी से इसके वजूद पर लब रखता जा रहा था। जाने दे मुझे प्लीज। वो कसम सा कर दूर हुई और इसने नरमी से इसे छोड़ दिया। हाँ, लेकिन कुछ देर के लिए। और हल्का सा मुस्कुराते हुए वो चेंज करने चली गई और इस पर अपने मोहब्बत बनकर बरसा था और इसे अपनी मोहब्बत में भिगोते हुए कामिल कर दिया। ये मोहब्बत की कामलियत थी कि इस रोज मुस्कुराहट इसके चेहरे से छलकती रही। औरत जब मोहब्बत की आगोश में गिरकर किसी हसीन मर्द से मुतारिफ होती है जिसे वो पसंद करती है तो फिर इसके नाज और अदा ही निराले होते हैं। फिर इसे इस बात में मुस्कुराना आ जाता है। आज की सारी मीटिंग
सक्सेसफुल रही। घर में डिनर पार्टी रखी गई थी जिसमें इसके सारे दोस्त मधु थे। गेस्ट रूम में बैठा इस वक्त वो इनके साथ बातचीत कर रहा था जब वो कमरे में दाखिल हुई। ऑरेंज कलर की कामदार शॉर्ट के नीचे ढीला ढाला ट्राउजर, सर पर खूबसूरती से सजाया गया दुपट्टा, चेहरे पर बातमाद मुस्कुराहट के साथ वो अंदर दाखिल हुई थी। मुलाजमा इसके साथ ही थी। सबको सलाम करते हुए इसने मुलाजमा को इशारा किया जो सबको कॉफी सर्व करने लगी। शिराज हल्का सा इसकी जानिब झुका था जो यकटक अपनी मोहतरमा को देख रहा था। साले भाभी तो बहुत खूबसूरत हैं, तुम खामखा टेंशन लेकर हमें भी बूढ़ा कर रहे थे। इसके बाद भी वो हंसते हुए सर झुका गया। माशाल्लाह कहना ना भूलना, इसने हल्की सी सरगोशी की थी। भाभी कॉफी प्लीज। जुहेब ने आंख लगाई और वो मुस्कुराते हुए पलटी। विद यू लाइंग लाटे और मोचा। और वो इसकी इंग्लिश पर, इन्हें इसके एक्सेंट पर हैरान हुआ जो हैरानगी इसके चेहरे पर आया थी। वो ज़ेब के साथ जितनी बेहतरीन इंग्लिश में बात कर रही थी वो तो बस हैरान और परेशान, कभी खुद को देखता कभी शहराज को। ये सब क्या था? और इस वजह से मालूम हुआ था कि जिसे आज तक वो अनपढ़ और जाहिल समझता रहा वो ना सिर्फ तालीम याफ्ता थी बल्कि इससे ज्यादा मार्क्स लेकर कामयाब रही। और इसके लिए नया इंकशाफ था। शर्मिंदगी ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो सबसे पहले इफ्तिखार साहब के कमरे में गया। ये सब क्या है यार? मुझे शर्मिंदा करवाने की कोई कसर बाकी है? पहलू पर हाथ रखे वो खास लड़ाका औरतों की तरह इनसे मुखातिब था और इसके अंदाज पर वहां से इसे जाकर पूछा जिसने इस सब कुछ छुपाने के लिए कहा था। दाजी मैं बता रहा हूँ, आप और आपकी नवासी दोनों मेरे लिए वबाले जान बनते जा रहे हैं। वो हल्का सा झुकते हुए इनके माथे को छू कर पलट गया। हज तो वो इसकी अच्छी खासी क्लास लेना चाहता था। शर्मिंदगी थी लेकिन शर्मिंदगी से बढ़कर फख्र था। इसकी पुष्ट को थाम कर अपने करीब करते हुए वो हल्का सा इसकी गर्दन पर झुका। वो कांपती रह गई। जब इसने मुझे पहली मर्तबा देखा था और मेरे हवाले से जो मफरूजे अपने जहन में बना लिए थे, मैं चाहती थी कि जब आप आखिरी मर्तबा भी मुझे देखें तो इन्हें मफरूजों के साथ मुझे पसंद करें। सो मैंने अपने आप को इस हुलिये में ढाल लिया जिसमें आप मुझे नापसंद करते थे, ताकि आपको इन सारी जारी खसूसियात की बजाय मेरी बातनी खसूसियात नजर आए। वो भी से अपनी जानिब मोड़ते हुए इसका चेहरा देख रहा था। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए सर झुका गई। आप मुझे हर्ट करते अगर मैं सचमुच पढ़ी लिखी ना होती। आप मुझसे मुंह मोड़ लेते। वो नरमी से खींचते हुए इससे अपने करीब कर रहा था। चाहे जो भी था, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हें अपने करीब करके सराहना चाहे तुम्हारी दिलकश आंखों में वो हसीन रंग देखे हैं जिन्हें मोहब्बत के रंग कहा जाता है, और मुझे वो रंग बेहद हसीन लगे। वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और ये इजहार इस कदर दिलफरेब था कि वो इसकी दिलफरेबी में गिरती जा रही थी। इसने अपनी मखमली हाथ इसके सामने बढ़ा दिया। वादा करें ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। और मुकाबिल ने दोनों हाथों से इसके हाथ को थाम लिया था। चाहे सारी दुनिया से नफरत करते रहे नईमा बेगम के लिए वो चाहे, लेकिन वो इससे मोहब्बत करता था और ये मोहब्बत निभाने का दम भी रखता था। कुछ हनीमून प्लान बना लेते हैं मोहतरमा, क्या ख्याल है? वो अब नरमी से इसके बालों को सुलझा रहा था। जैसे आपको अच्छा लगे। किंजा को भी साथ ले चले, इसने कह दिया और वो बस इसका चेहरा देखता रह गया। यार, मुंह पर हाथ रखती वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जिंदगी से भरपूर कहकर इसने खींचते हुए इससे अपने करीब कर लिए इसके माथे पर लब रखे थे। हम इसको साथ तो नहीं ले जा सकते, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट जरूर ला सकते हैं। सो इसे हमारे अलावा कोई नहीं दे सकता। और भला वो क्या? इसने अपनी आंखों को छोटा करके इसे देखा और इससे फुप्पो बना देंगे। इस बार वो खिलखिलाकर हंसा और वो शर्म से सुर्ख पड़ते हुए इससे दामन छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल गई। बहुत बदतमीज हो गए आप। इसके कमरे से निकलने से पहले इसने इसकी बुड़बुड़ाती हुई सरगोशी को सुना था और इसकी हंसी में मजीद इजाफा हो गया। आपसे कम हूं मोहतरमा, बदतमीजियां तो भी आप देखेंगी हमारी। अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो मुस्कुराता रह गया। किस्मत इस पर मेहरबान हुई थी और इसे मोहब्बत से नवाज दिया गया था। और मोहब्बत जिन्हें दस्तयाब हो जाती है वो खुशकिस्मत तरीन लोग होते हैं। चाहते हैं कि इससे आबशार की तरह इनके दामन में गिरती चली जाती है। तो फिर इन्हें सिर्फ अपने मुकद्दर पर नाज करना आता है, से मुस्कुराना आता है, सपने सजाना आता है। और ये सब ने इतने हसीन होते हैं कि ये आंखों के साथ साथ मुकद्दर को भी एक ऐसी चमक देते हैं जो जायल ना हो। सो अगर मोहब्बत मिल रही है तो इसे थाम ले, इससे पहले कि देर हो जाए और वो अपना दामन छुड़ाकर दूर चली जाए। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपका फीडबैक हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी आने वाली हर स्टोरी को खुशामदीद कहें।